हेलो स्टूडेंट। बॉन्डिंग के चैप्टर में पिछली कुछ क्लासों के बाद आज हम लोग उसी के अगले एक और पार्ट में बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास के अंदर आपको आयनिक कंपाउंड के बारे में पूरा डिटेल दिया था, जिसमें से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या है, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैंने पिछली क्लास में बताई थी वो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। उन प्रॉपर्टीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट होता है वो है उस आयनिक कंपाउंड की सॉल्बिलिटी को चेक करना किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और वाटर आप मान सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कंपैरिजन भी बताया था, और मैंने आपको कुछ लिमिटेशंस के बारे में भी बताया था कि अभी आप उसको कितना हद तक जानेंगे। ठीक है, उस पर ध्यान रखिएगा। उसकी डिटेलिंग पे और भी हम लोग आएंगे। वो जब इंडिविजुअल ब्लॉक्स आएंगे उनकी भी हम कंपैरिजन करेंगे, और स्टेप बाय धीरे धीरे अपनी चीज़ को बढ़ाएंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट आपको वहाँ तक जानना था। इसके अलावा जो बॉइलिंग पॉइंट था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आपको समझना था वहाँ पे। उसका यूज़ पूरी केमिस्ट्री में जगह जगह पे होगा। आज हम अगेन एक दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं। जैसा मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि आयनिक कंपाउंड्स, फिर कोवलेंट कंपाउंड्स, और फिर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग कोवलेंट कंपाउंड्स, अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ते थे कि दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है उससे बॉन्ड बनता है। बट आज हम उसके और डिटेल पे आएंगे। हम एक नई थ्योरी पे आज बात कर रहे होंगे जिसको आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काफ़ी फेमस है, आप सब में मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ जानते भी हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या शॉर्ट फॉर्म में आप इसको VBT भी लिखते हैं। तो अब हम बात ये करेंगे कि इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अपना मीनिंग क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप क्या समझते हैं। तो दरअसल यहाँ पर इस थ्योरी का ओवरऑल मतलब क्या है। आपके पास A और B दो एटम है और दोनों के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अपना एक्सप्लेनेशन अलग है कि इस बॉन्ड के बनने का रीजन क्या है। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले जब पढ़ा तो हम लोगों ने सिंपल से ही बात पढ़ी थी कि दोनों एटम के अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शेयर होने लगते हैं और शेयरिंग से बॉन्ड बन जाता है। बट ये सब बहुत इनिशियल बातें हैं। अब हम लोग बहुत डेप्थ पे बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज इसके लिए इम्पोर्टेंट बात, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बोला गया कि हम सबसे पहले एक टर्म पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बोला ही जाता है कि कभी भी दो एटम के बीच अगर कोई बॉन्ड बनता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्बिटल का ओवरलैप होना। अब ये ऑर्बिटल ओवरलैप को पढ़ना है हम लोगों को, इसको जरा समझना ये है क्या। ऑर्बिटल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एस ऑर्बिटल के बारे में आपको पता है, इस तरह का शेप होता है। जब आप p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो वहां पे एक px भी होता है, py भी होता है इस प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से, और एक pz भी होता है। तो आपको ये सब भी पता है कि ये तीन अलग अलग एक्सिस आप बना देते हैं, एक px, एक py और pz, ये सब ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है ना। और फिर d ऑर्बिटल्स भी आपको पता है। तो d ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो d ऑर्बिटल में d 5 ऑर्बिटल है। द फर्स्ट इज dxy, yz, zx, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। अच्छा, इन सभी पांचों जो d के ऑर्बिटल हैं इनका जो तरीका है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का वो आपको पता है, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो सब पता है। मैं एक बार और डिटेल से बताऊंगा। तो आपसे बोला ही जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि कभी भी दो एटम के बीच अगर कोई बॉन्ड बनता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है, दोनों ऑर्बिटल का मर्ज होना और उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक तरीके से मर्जर होना, इसी को आप नाम देते हैं ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग के अपनी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, उन सब पे भी बात हम करेंगे।
तो मैं उसी पे एक एक करके बात बता रहा हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो अब हम लोग बात इसकी कर रहे हैं कि ओवरलैपिंग हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो मैं इस ओवरलैपिंग में पहले मैंने ऑर्बिटल के बारे में आपको आइडिया दिया है, अब मैं इस पे एक एक करके बताता हूँ आपको ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या है। उसके बाद हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की डिटेल पे आएंगे। तो आपको ये पता है, एक तो पहली चीज बेसिकली आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये तीनों एक्सिस आपके पास हैं। तो जब हम बात पी एक्स की कर रहे होते हैं या पी वाई की कर रहे होंगे या पी जेड की करेंगे, तो इस पर पी एक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डम्बल शेप में है वो अलोंग दी एक्स एक्सिस होगी, और इसी तरह जब मैं पी वाई की बात करूंगा तो अलोंग दी वाई एक्सिस होगी और ये अलोंग दी जेड एक्सिस होगी। तो ये आपको पता है। अच्छा, ज्यादातर जो हम प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं वो जेड एक्सिस मानते हैं, प्रिंसिपल जो एक्सिस होती है वो जेड मानी जाती है, आप उसके हिसाब से भी चल सकते हैं। इसी तरह से डी एक्स वाई, मैं सबके जरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ एक बार। जब आप एक्स और वाई, ये जो डी एक्स वाई बनता है इसमें बिटवीन द एक्सिस यानी एक्स वाई एक्सिस के बिटवीन में लोब्स होता है, यानी डी एक्स वाई ऐसे बना होगा। इसी तरह से डी वाई जेड की जब आप बात करेंगे तो यहाँ जो बनेगा वो वाई एक्सिस अगर ये है, जेड एक्सिस ये है, तो हम इसके बिटवीन में इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाएंगे। सब एक ही जैसे ना लगे, एक्सिस बदल रहा हूँ मैं। और डी जेड एक्स, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स है और ये जेड है, तो बिटवीन द एक्सिस आप यहाँ पे लोब्स दिखा देते हैं, ठीक। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ बिटवीन द एक्सिस ना होके अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ऐसे। और एक लास्ट जो डी जेड स्क्वायर है वो भी आपको पता है कि वो इस तरह से जेड एक्सिस पे इलोंगेटेड रहता है सर्कुलर फॉर्म में, तो ये जेड एक्सिस है, डी जेड स्क्वायर बना होता है, ठीक है। तो आपको ये सभी डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में पता है, और एस ऑर्बिटल आपको पता ही है, तो ये भी जरूरत पड़ेगी। अब जब आप ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो इसकी अपनी कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन क्या है, ऑर्बिटल मस्ट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब जो ऑर्बिटल आप ओवरलैप कराने जा रहे हैं उसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड होना चाहिए। और ये एक तरीके से ओवरलैपिंग का ग्राउंड भी है, ओवरलैपिंग होने का रीजन भी है। ये रूल तो आप समझ ही लें, लेकिन जब तक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए होगा, तो उसकी जरूरत के कारण ही तो आपने दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। तो ओवरलैपिंग का सबसे पहला और प्राइमरी रूल क्या है कि ऑर्बिटल जो ओवरलैप करने जा रहे हैं वो ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए, उनके पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सो दैट वो दोनों अनपेयर्ड एक साथ मिल जाए और पेयर्ड हो जाए, ठीक। तो ये पहली बात। दूसरी बात एक और है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिफोर ओवरलैपिंग may be same or anti direction, but after overlapping both must be in opposite direction। ये बात मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब हम दोनों ऑर्बिटल्स, दो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं और दोनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिटल में जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में स्पिन होता है उसका, तो इसकी वैल्यू प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ये बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है। तो ऐसा हो सकता है जब वो जुड़े नहीं हैं,
बिफोर ओवरलैपिंग दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम स्पिन में भी हो सकते हैं, अपोजिट स्पिन में भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन जब आप ओवरलैपिंग करा देंगे उनकी, तो ओवरलैपिंग के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में ही होने चाहिए। अगर एक प्लस हाफ है तो दूसरा माइनस हाफ ही होना चाहिए, मतलब उसमें फिर सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते, पहले हो सकते हैं वो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खास बात बताई है, और उसका रीजन भी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अपोजिट स्पिन से ही वो स्टेबल होंगे, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट बैलेंस होगा। तो ये दो स्पेसिफिक बातें यहाँ पे समझा दी गई कि हमें क्या चीज ध्यान रखनी है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए जरूरी बात है कि ऑर्बिटल्स जो है, यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अपना एक्सप्लेनेशन भी है। तो अब हम लोग ये तो बात समझ गए कि किस तरह से हम ओवरलैपिंग कराएंगे और क्या कंडीशंस है, और इसके बेसिस पर कई टाइप ऑफ ओवरलैपिंग को भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं एक एक करके ओवरलैपिंग के टाइप बताता हूँ आपको। और इन दोनों रूल्स को, इन दोनों पॉइंट्स को आपको फोकस करते हुए चलना है आगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ये टाइप ऑफ ओवरलैपिंग किस बेसिस पे, जैसे सबसे पहला एक एसएस ओवरलैपिंग हो सकता है, मतलब दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स आप ला रहे हैं तो उनको ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं, या एसपी ओवरलैपिंग भी हो सकती है, दो डिफरेंट ऑर्बिटल आप ला गए। इसके अलावा हम लोग पीपी ओवरलैपिंग भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्बिटल्स को अलग अलग आप दिखा रहे हैं, और यहाँ पे पीडी ओवरलैपिंग भी हो सकती है, और बाकी हम लोग यहाँ पे डी ओवरलैपिंग भी दिखा सकते हैं। बट अब कौन सा कब कैसे बनेगा वो हम लोग एक बार डिटेल से और समझते जाए। मतलब ये हमने टाइप ऑफ ओवरलैपिंग किसके बेसिस पे की, ऑन दी बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, डिफरेंट ऑर्बिटल्स के जुड़ने के बेसिस पे या सेम ऑर्बिटल के जुड़ने के बेसिस पे हमने ये 3-4 टाइप का अलग अलग ओवरलैपिंग दिखाया है। मैं इसका एक तरीका बता देता हूँ आपको। अब मैं एक एक करके इन पे बात करूंगा। इन दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं एसएस ओवरलैपिंग, तो इसका मतलब क्या है, जैसे एस ऑर्बिटल आपने लिया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दूसरा एक एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और दोनों ये एक साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ते कुछ इस तरह से, ऐसे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाते हैं, और ये न्यूक्लियस है दोनों का जो सेंटर पे था। ठीक है, अच्छा, ये न्यूक्लियस से होता हुआ एक एक्सिस अगर आप दिखा दें तो इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इसको क्या नाम देते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। मतलब न्यूक्लियस के पास से होकर या न्यूक्लियस से होकर गुजरने वाली जो एक्सिस है उसका नाम है ना। तो ये जो आपने बनाया वो एसएस ओवरलैपिंग। अब जो मैं रूल्स बता रहा था उनको जरा एक बार ध्यान रखा जाए। जैसे ये दोनों सेम है, लेकिन यहां बाद में क्या है, अपोजिट है, ये ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों ऑर्बिटल्स कैसे हैं, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो पेयर कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें खासकर से आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया एसएस ओवरलैपिंग का। इसी तरह से दूसरे केस को हम लोग समझ लें। जैसे मैं एसपी ओवरलैपिंग की बात करूं तो आपसे बोला गया एक एस ऑर्बिटल, अभी हम बहुत प्राइमरी बात सीख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें अभी हैं, और दूसरा एक पी ऑर्बिटल ऐसे आपने ले लिया, और फिर मैंने ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस दिखा रखी है, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया, तो ऐसे ही जुड़ गया, और यहाँ पे दोनों और, तो ये क्या हो गया, एसपी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये सब बातें आपको यहाँ पे समझ में आ रही हैं।
इसी तरह से हम लोग एक और केस पीपी ओवरलैपिंग भी दिखा सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये एक आ गया, यहाँ दूसरा, और ये दोनों मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इनको जोड़ देते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ भी ये पीपी ओवरलैपिंग आपको समझ में आ गई। ऐसे ही आप पी और डी बना सकते हैं, डी और डी को ओवरलैप करा सकते हैं। तो ये बहुत सारे ओवरलैपिंग के क्राइटेरिया हैं, बट मैं इसमें, ये तो बहुत आसान बात है, आप कोई भी दो ऑर्बिटल ले आए तो इन दोनों को जोड़ दें। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रखने वाले होने चाहिए, दोनों ऑर्बिटल, और साथ ही साथ स्पिन में, वो तो आप स्पिन आपके हाथ में नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल चेक होने वाली बात है। तो ये एक ओवरलैपिंग का टाइप है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ओवरलैपिंग की कंडीशन है या शर्तें हैं वो दूसरी भी हैं, और वो है ओवरलैपिंग के वे ऑफ अप्रोच ऑफ ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है कि दो ऑर्बिटल जुड़ तो रहे हैं, लेकिन उनके अप्रोच करने का तरीका क्या है ना। तो उन तरीकों को लेकर हम दो टाइप के ओवरलैपिंग पे बात करेंगे यहाँ पे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में दो टाइप के ओवरलैपिंग है, और उन दोनों ओवरलैपिंग में एक टर्म है कोएक्सियल ओवरलैपिंग, और दूसरा ओवरलैपिंग है कोलैटरल ओवरलैपिंग। इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। कोएक्सियल एंड कोलैटरल, इसका मतलब हम लोग डिटेल से समझेंगे और फिर मैं इस एग्जांपल पे दोबारा आऊंगा। तो मैं इसको भी रफ कर देता हूं। ये तो मैंने एक जस्ट प्राइमरी इंफॉर्मेशन के लिए बोला आपको कि कैसे आप जोड़ सकते हैं। चलिए, तो अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने बात की सबसे पहले कोएक्सियल ओवरलैपिंग की, कि कोएक्सियल ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है। तो आपसे बोला ये गया कि इफ ऑर्बिटल अप्रोच टू ईच अदर along the internuclear axis, along the internuclear axis, अगर दो ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अटैच्ड होते हैं, तो उस तरीके की जो ओवरलैपिंग है उसका नाम होगा कोएक्सियल ओवरलैपिंग। जैसे मैं यहां पे समझा दूं, जैसे मान लीजिए मैंने एस ऑर्बिटल लिया, एस ऑर्बिटल ऐसा है और ये है, दूसरा एक एस ऑर्बिटल है यहाँ पे, और ये दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के क्या है, अलोंग है, ठीक है, ऐसे। तो इन दोनों के जुड़ने का तरीका क्या है, ऐसे ही जुड़ा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और दोनों न्यूक्लियस बीच में है, इस तरह से आप बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो ये आप बोल सकते हैं ये एसएस ओवरलैपिंग हो गया। तो ये जो ओवरलैपिंग है वो कोएक्सियल ओवरलैपिंग है। अच्छा, कोएक्सियल ओवरलैपिंग से इस बने बॉन्ड को, बॉन्ड ही बनता है, उसको नाम दिया जाता है सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम दिया जाता है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये एक टाइप की ओवरलैपिंग है जिसमें आपने अलोंग द एक्सिस की बात की, ठीक। लेकिन दूसरी जो बात हम लोग कर रहे हैं जिसपे, वो क्या है, मैं दोनों एक बार लिखूंगा फिर दोनों के एग्जांपल लिखूंगा। ये है कोलैटरल ओवरलैपिंग। ये क्या है, ये दूसरी बात है। ये क्या है, इफ ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस and parallel to each other, ये दूसरी कंडीशन है। बोला गया कि अगर ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो,
और परपेंडिकुलर होने पे अप्रोच करते हैं और पैरेलल भी हो साथ में, तो ऐसी अप्रोच जो करने के तरीके हैं उसको आप एक नया ओवरलैपिंग का नाम देते हैं और वो है कोलैटरल ओवरलैपिंग। पार्शियल बोल सकते हैं आप, मतलब जैसे ये मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने ये दो हाथ है, अब मैं इसको ऐसे जोड़ूं तो ये जोड़ने का जो टेक्निक है वो कोएक्सियल है, मतलब हम दोनों को सेंटर के साथ जोड़ रहे हैं। और एक बात कर रहा हूँ कि कोलैटरल होना तो मतलब ऐसे जोड़ देना। तो ये जो तरीका है ये सिंपली आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि अगर मैंने दोनों को ऐसे जोड़ रखा है इंटरलिंक करके तो दिस इज द कोएक्सियल। बट अगर मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ, इनके सर्फेसेस मिल रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कोलैटरल। तो अब जरा मैं इन दोनों पे बात समझाता हूँ। दरअसल ये जो ओवरलैपिंग का जो टाइप है कोएक्सियल और कोलैटरल, वो हर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में आ सकता है। वो एसएस में भी, एसपी में भी, पीपी में भी, पीडी में भी या डीडी में कैसे आएगा वो मैं उस पर बात करूंगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ही मैंने पहले तो हमें ये सीखना होगा कि ये कोलैटरल और कोएक्सियल का मतलब क्या है, ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। अब जरा बात कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग चल रहे हैं, क्या एस ऑर्बिटल को आप परपेंडिकुलर कर पाएंगे कभी? स्फीयर को परपेंडिकुलर करके क्या कैसे हो जाएगा परपेंडिकुलर? हो ही नहीं सकता। तो अगर एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वो हमेशा कोएक्सियल ओवरलैप ही होगा। उसको परपेंडिकुलर कैसे करोगे? कुछ नहीं, आप थोड़ा ऐसे रखकर थोड़ा और रोटेट करेंगे तो फिर वैसे ही आ जाएगा। तो जो स्फीयर है जो सर्कुलर फॉर्म में है, इस तरह का पार्ट में आप इसको परपेंडिकुलर का तो कोई मतलब ही नहीं। तो इस केस में यानी एस एस ओवरलैपिंग हमेशा ओनली कोलैटरल ओवरलैपिंग करेगा, है ना, सॉरी कोएक्सियल करेगा, कोलैटरल का कोई केस यहां पे नहीं होगा। कोलैटरल ओवरलैपिंग नॉट अलाउड इन केस ऑफ एसएस ओवरलैपिंग। तो पहले तो हमें इन दोनों ओवरलैपिंग के थीम पता होने चाहिए कि ये क्या है, कैसे करेंगे, और इसमें परपेंडिकुलर होने का कोई अपना मतलब बनता नहीं है। तो ये आपको मोटे तौर पे बात पता चल गई। अब जरा मैं बाकी एग्जांपल्स पे बात करता हूँ, जैसे एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, उनमें कैसे होगा तो उस पर बात करता हूँ। तो पहले मैं इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, कोएक्सियल एंड कोलैटरल। कोएक्सियल का मतलब क्या है? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर ऑर्बिटल अप्रोच करते हैं और वो कनेक्ट होते हैं तो उसको आप कोएक्सियल ओवरलैपिंग बोलेंगे। लेकिन अगर परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर ओवरलैपिंग होती है तो आप उसको क्या नाम देते हैं? कोलैटरल। ठीक है, चलिए मैं इसके आगे बढ़ता हूं, इनको दिमाग में रखना है। जैसे मैं अब बात कर रहा हूं एसपी ओवरलैपिंग की, एसपी ओवरलैपिंग, तो इसके दो केसेस हैं। पहला केस जिसपे हम बात करेंगे कोएक्सियल की, तो कोएक्सियल में क्या होता है? अलोंग दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो जैसे मैं एस मैंने बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ न्यूक्लियस है, और दूसरा मैंने पी लिख दिया। अब ये जो पी है वो कौन सा है? पी एक्स मैंने लिख दिया। तो ये अलोंग दी एक्सिस है और मैंने ऐसे इसका अप्रोच करा दिया, तो इसी अलोंग दी एक्सिस ये ओवरलैप कर सकता है। तो आप यहाँ ये दिखा सकते हैं कि ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो गया, यहाँ न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो एसपी ओवरलैपिंग है वो कैसा है? कोएक्सियल है। लेकिन अब जरा मैं दूसरी बात कर रहा हूं, इसमें दूसरी बात आती है कोलैटरल की। तो जैसे मैं इसको तो परपेंडिकुलर नहीं कर सकता, वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हाँ इस P को हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया, तो क्या ये इस तरह से ओवरलैपिंग कर सकता है? ये कोलैटरल होगा क्या?
तो मैंने आपको क्या बोला कि दोनों ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो क्या ऐसा है इसके अंदर? तो ये तो परपेंडिकुलर है बट ये नहीं है, तो मतलब यहां भी कोलैटरल ओवरलैपिंग अलाउड नहीं होगी। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में मैं एक बार और आऊंगा अलग से, लेकिन पहले आप इसको समझ लें कि क्यों अलाउड है, क्यों नहीं होगा ये चीजें। तो बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई कि sp जो ओवरलैपिंग होगी, जब भी एक s ऑर्बिटल दूसरे का p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो उस कंडीशन में भी कोएक्सियल ओवरलैपिंग ही वैलिड होगा, कोलैटरल ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। रीजन, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर नहीं हो पा रहे, या आप बोल सकते हो कि एक सिंपल सा परपेंडिकुलर हो रहा है बट दूसरा उसी अलोंग द एक्सिस ही जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। अच्छा, अब हम लोग जरा पीपी में आते हैं। तो तीसरा केस, हम पीपी ओवरलैपिंग की अगर बात करें तो पीपी ओवरलैपिंग में क्या बन सकता है, जरा देखो। पहला केस, उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, को एक्सियल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल कैसे होगा, ये आपने एक बनाया ऑर्बिटल, ठीक है, दूसरा भी ऐसे बना दिया, ये ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे जा रहा है, ऐसे बना दिया। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ऐसे बन सकता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से फिल कर दें और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आप दोनों को बना रहे हैं। तो ये ध्यान रहे, ये भी पी एक्स होना चाहिए, ये भी पी एक्स ही होना चाहिए, एक्सिस के अलोंग है। तो अब इस कंडीशन में आप यहाँ पे पीपी ओवरलैपिंग दिखा सकते हैं, ये पीपी ओवरलैपिंग का केस है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा इसके दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि क्या इसमें इसके अंदर दूसरा कोलैटरल हो सकता है या नहीं। तो कोएक्सियल तो आपको पता है। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। इससे जो बॉन्ड बन रहा है वो भी सिग्मा, तो सिग्मा पीपी भी लिख देते हैं ऐसे, है ना। तो मैं जरा इसका कोलैटरल दिखाता हूं। अब अगर आप बात करें कोलैटरल ओवरलैपिंग की, तो यहां पे p ऑर्बिटल आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये भी एक परपेंडिकुलर हो गया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है और पैरेलल भी है। तो ऐसे केस में आप इनको अप्रोच करा सकते हो, और कैसे अप्रोच करते हैं, ऐसे जुड़ता है इस तरह से, बात समझ आ रही। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये जो ओवरलैपिंग है, दिस इज कॉल्ड कोलैटरल ओवरलैपिंग, बात समझ आ गई। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन था, और ऐसे ही जुड़ जाएंगे ना, तो यहाँ पे बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये जो कोलैटरल ओवरलैपिंग है, इस तरह की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग नाम देते हैं पाई बॉन्ड। जैसे वहां सिग्मा था कोएक्सियल के बाद, इसको हम लोग नाम क्या देंगे, पाई बॉन्ड। इस पर्टिकुलर बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देंगे, पाई पीपी, क्योंकि पी और पी ऑर्बिटल मिक्स है इसलिए हम लोग उसको ऐसा नाम दे सकते हैं। तो मैं फिर बात समझा दूं कि कैसे हम लोग उसको जोड़ पा रहे हैं कोलैटरल। एक और चीज, क्या हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि एक ऐसे बना दें एक ऐसे बना दें, तो ऐसा बन सकता है क्या, नहीं। क्यों, मैंने आपको पहले ही बोला कि दोनों कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ये तो एक्सियल आ गया, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग का केस नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि दो ऑर्बिटल आप किसी भी तरह से कुछ भी ले आए और उसको जोड़ के चले जाएं, तो ऐसा नहीं करना हमें। तो दो कंडीशन है, एक तो अलोंग द एक्सिस आपको ऑर्बिटल को लाना है, और दूसरा परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड पैरेलल टू ईच अदर। अगर वो दोनों कंडीशन आती हैं तो दोनों में, एक में कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, दूसरे में कोलैटरल है, ठीक है। एक और केस को हम लोग यहाँ पे समझें कि p और d ऑर्बिटल्स को आप कैसे जोड़ोगे।
उसको भी एक केस समझते हैं। तो एक बात यहाँ पे हम लोगों को समझनी है कि जब हम इस तरह की बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी पी और डी पे आता हूँ, उनके जोड़ने के तरीके थोड़े डिफरेंट हैं। तो इन जनरल आपको इन्हीं तीन के बारे में बात ज़्यादा करनी होती है, एक एसएस, एक एसपी और एक पीपी। अब आपने मोटे तौर पे देखा कि एसएस की अगर बात करें तो एसएस में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा एसएस, यानी को एक्सियल की बात होगी ओनली, ठीक है। जब आप एसपी की बात कर रहे हैं तो यहां भी ओनली सिग्मा की ही बात हो रही, यहां भी को एक्सियल ही होगा, बाकी कोई केस नहीं। और जब आप पीपी की बात करते हैं तो जरूर दो बातें आती हैं, एक सिग्मा पीपी भी बन सकता है और एक पाई पीपी भी बन सकता है। एक को एक्सियल की बात हो सकती है और दूसरी कोलैटरल की भी बात होगी, ठीक है। अच्छा, मैं अब इनके ओवरलैपिंग का एक दूसरा तरीका बताता हूँ, इसके और कॉन्सेप्ट भी हैं इस पे, तो उस पर भी हम लोग बात पहले करेंगे और उसके बाद ही मैं पीडी और डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात करूंगा। अच्छा, हम लोगों ने एटॉमिक में एक बात पढ़ी है कि एस ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव जो होती है वो सिंगल फेज में होती है। सिंगल फेज का मतलब उसमें ये तो प्लस होगा या तो निगेटिव। जैसे आप ग्राफ देखते हो ना, तो उसमें देखा होगा ऐसे ग्राफ आता है, तो ये किसी एक जोन में ही रहता है, तो पॉजिटिव जोन है ना, निगेटिव नहीं आता। तो मतलब एक ही फेज में होगा, ये सिंगल फेज होता है। जो एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सिंगल फेज की होती है। सिंगल फेज मतलब एक ही तरीके का इलेक्ट्रॉन फेज होगा। लेकिन जब आप पी ऑर्बिटल की बात करते हो तो आप देखते हो डम्बल्ड इस तरह से रहते हैं, तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। देखते हो ना, ये इस तरह से क्रॉस कर जाता है ग्राफ में, आप इस तरह से देखते हो, तो ये पॉजिटिव वाला होता है, ये नेगेटिव होता है। याद आ रहा? तो इसका अपना सिग्निफिकेंस पहले समझिए आप, ये दोनों चीजें। तो पी में आप ऐसे दिखा देते हैं और डी में भी इसी तरह से। जब आप डी ऑर्बिटल बनाते हैं तो वहां भी कुछ इस तरह के ही लोब्स आते हैं, इसमें एक तरफ प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ऐसे रहता है। तो इनके सिग्निफिकेंस क्या है? हालांकि प्लस माइनस दिखाना ज्यादा बेहतर नहीं होता है, आप दिखा के काम चला सकते हैं, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। और हमारा मेन मोटो है कि ये अपोजिट फेज में एक इस तरह साइडेड दिखा दिया जाता है तो दूसरा अनसाइडेड दिखाया जाता है। ये जैसे एक साइडेड दिखा दिया जाए तो दूसरा अनसाइडेड, एक साइडेड कर दिया जाए तो दूसरा अनसाइडेड, ऐसे दिखा सकते हैं। मतलब आप प्लस माइनस भी दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं। और एस में हमेशा एक ही फेज में होगा, चाहे वो साइडेड हो या अनसाइडेड हो। तो जब आप दो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कराते हैं तो दरअसल क्या करते हैं, इन्हीं को ऐड करना होता है, इन्हीं जो फेज होती हैं, वेव होती हैं, उनको मिक्स करना होता है। तो मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये थोड़ा टेक्निकल है, समझिएगा ध्यान से। जैसे मैंने बात की एस एस ओवरलैपिंग की, तो हम एक एस ऑर्बिटल लाए, दूसरा एस ऑर्बिटल लाए और दोनों एक सेम फेज में होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये प्लस फेज में है, अगर ये प्लस चार्ज नहीं है, ये भी प्लस फेज में है, तभी ये ओवरलैप करेगा। इन दोनों के सेम फेज होने पे ही क्या होता है, ओवरलैपिंग होगी और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, यानी दोनों सेम फेज में होंगे, बोथ आर इन सेम फेज, ठीक है। इसके बाद अगर हम एसपी की बात करते हैं तो ओवरलैपिंग का मतलब हमेशा सेम फेज ही होगा, इस बात को दिमाग में सेट करना है। जैसे मैं ये न्यूक्लियस ले रहा हूं और ये ऑर्बिटल आपने पी का ले लिया, तो ये प्लस है और यहां मैंने क्या दिखा रखा है, माइनस। तो ये जो वाला पोर्शन है ये भी प्लस ही होना चाहिए, तभी प्लस और प्लस के साथ जुड़ेगा ये, तभी आप इसको बोलते हैं ये बॉन्डिंग हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है या ओवरलैपिंग हो रहा है।
ठीक है, ये प्लस प्लस, अच्छा हो सकता है ये माइनस हो जाए, तो ये भी माइनस ही होना चाहिए, आपको दिखाते समय माइनस माइनस ही, मतलब सेम फेज को ही आप ऐड करते हैं, तो इस केस में तो ये ऐसे बन जाएगा, मतलब आपने ऐसे जोड़ दिया और ये प्लस प्लस फेज है पूरा, आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में रख सकते हैं और ये न्यूक्लियस है, ठीक। अच्छा, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात क्यों बोली कि s ऑर्बिटल जो होगा वो इस तरह से नहीं जुड़ेगा, वो तो हम समझ ही गए थे, एक रीजन तो मैंने दे ही दिया आपको, लेकिन ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये किसी एक फेज में होगा, चाहे वो माइनस हो प्लस। तो अगर आप इसको पास में ले आते तो दिक्कत क्या आती, अगर मान लीजिए मैं इसको ले आता, ऐसे बना देता, ये ऐसे ओवरलैपिंग होता, समझ गए बात। और ऐसे ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ कि यहां प्लस था तो ये वाला जो सेगमेंट है ये प्लस होगा, और यहां माइनस था तो ये प्लस, तो ये वाला जो फेज है वो प्लस प्लस है, मतलब सेम फेज का है, मतलब बॉन्डिंग का है, मतलब ओवरलैपिंग का है, तो ये ओवरलैपिंग है, बट यहां प्लस माइनस अपोजिट है, और अपोजिट फेज के कारण जितना ये इसके साथ जुड़ा है उतना ये डिस्कनेक्ट हो गया है, तो इसीलिए इस ओवरलैपिंग को हम लोग अलाउड नहीं करते और इसको नाम एक दे देते हैं जीरो ओवरलैपिंग। क्या नाम दे देते हैं? जीरो ओवरलैपिंग। तो ये एक रीजन होता है कि आप ऐसे कैसे भी इसको जोड़ नहीं सकते, तो क्यों ऐसे नहीं जुड़ा है वो आप समझ लीजिए। तो एक चीज ये क्लियर होनी चाहिए आपको कि क्यों हमने ऐसा दिखाया है कि इस तरह से ओवरलैप नहीं हो सकता। वैसे तो आपको पता ही है कि दोनों परपेंडिकुलर नहीं थे इसलिए हमने नहीं कराया, लेकिन उसका एक्चुअल रीजन ये है कि जब आप इसको अगर जोड़ेंगे तो ये सेम ही फेज में रहेगा, चाहे तो वो माइनस कर दीजिए, माइनस होगा तो इधर से सेम और इधर से अपोजिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्यों दो ऑर्बिटल इस तरह से नहीं जुड़ पा रहे हैं वो रीजन आप यहाँ पे समझ पा रहे हो। तो इन फेजेस का भी अपना ग्राउंड रहे, फेज का भी अपना मतलब आपको निकालना होगा, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे बात, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ पूरी बात। कोई भी ओवरलैपिंग आप जब करा रहे हैं एसएस की या एसपी की या पीपी की जो भी है, तो अगर हम एसएस ओवरलैपिंग जब कराते हैं तो जो भी ऑर्बिटल आप ओवरलैप कराते हैं वो सेम फेज से कनेक्ट होता है। सेम फेज का मेरा मतलब वेव का है, तो जब प्लस प्लस फेज होगा तो वो सेम ऐड हो जाएगा। अगर कहीं ये प्लस लिखा है और ये माइनस लिखा जाए, आपसे बोला जाए कि ये प्लस है ये माइनस है, तो आप ओवरलैपिंग नहीं कराएंगे, है ना, वो अपोजिट होगा, वो जुड़ नहीं सकता। तो इस तरह से यहाँ पे कर दिया। इसी तरह से जब आपने इसको इसको कनेक्ट किया तो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस प्लस हो गया तभी ऐड होगा, अगर ये माइनस लिखा होता ये प्लस होता तो ये ऐड नहीं होता, ऐसे सेम फेज में कनेक्ट होगा। और इसीलिए देखो जब आप परपेंडिकुलर बना रहे हो तो यहाँ क्यों नहीं ऐड होता, क्योंकि जितना ये जुड़ता है उतना यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना निगेटिव हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह के केसेस को हम लोग जीरो ओवरलैपिंग का भी नाम देते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं इसके कुछ और एग्जांपल्स बताता हूँ आगे चल के, एसपी के बाद में पीपी के एग्जांपल देता हूँ, ये सब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग में आप कैसे दिखाओगे, जैसे मैंने पहले को एक्सेल की बात की, तो हमारे पास ये न्यूक्लियस, ये प्लस ये माइनस बनाती है, और ऐसे यहाँ भी आप प्लस दिखाओगे माइनस, तो ये सेम फेज है तभी ये जुड़ रहा है, और इस तरह से आप इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। बात समझ आ गई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ये प्लस प्लस है और यहाँ माइनस माइनस दिखेगा। तो ये फिर मैं समझा दूं, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, ये वेव का फेज है, तो इस तरह से आप जोड़ देते हैं। लेकिन यहीं पे जब हम कोलैटरल पे आते हैं तो क्या होगा, ऐसे आप बना रहे हैं, दूसरा ऐसे बना रहे हैं, और ये भी ध्यान रहे ये प्लस माइनस ये भी प्लस होना चाहिए, तभी आप ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक। तो यहां मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, दोनों न्यूक्लियस है, और ये इस तरह से बना दिया गया, यहाँ प्लस प्लस है और यहाँ माइनस माइनस, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग आपको यहाँ पे दिख रही है।
ठीक। अच्छा एक चीज और, जैसे क्या हम लोग इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, ये प्लस है ये माइनस, यहाँ ऐसे लिया और इसको हम लोगों ने क्यों नहीं जोड़ा था अभी मैंने थोड़ी देर पहले। वैसे तो आपको लॉजिक पता है कि दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, बट इसका क्लासिकल जो रीजन है वो ये, जैसे ये सेम फेज प्लस है, अब मैं अगर इसके साथ इसको जोड़ देता तो इसके साथ अटैच होता तो प्लस प्लस, और इधर से अटैच होता तो माइनस माइनस, तो ये क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसको आप जीरो ओवरलैपिंग का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से जो प्लस माइनस साइन है उसमें आप कंफ्यूज ना हो, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। जब सेम फेज होगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस भी दिखा सकते, बट सेम फेज होना चाहिए तभी ओवरलैपिंग होगा। अगर ऑर्बिटल में अपोजिट फेज है तो वो ओवरलैपिंग नहीं होता, और अगर कहीं ओवरलैपिंग करते समय दोनों फेजेस आ जाए, जैसा कि इस सब में हो रहा है अभी, इसमें जीरो ओवरलैपिंग की बात आप कर रहे हो, तो उसको जीरो ओवरलैपिंग का नाम देते हैं और वो बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स में P और D को भी समझाता हूं कि कैसे ओवरलैपिंग आप दिखाते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे PD ओवरलैपिंग की बात करूं अगर, तो इसको कैसे समझा जाए, तो दरअसल अगर आप बात करें P की, तो मैंने P एक ऑर्बिटल बना लिया ऐसे, ये P ऑर्बिटल है, और यहाँ पे मैंने कोई D ऑर्बिटल एक ले लिया जो कि ऑब्वियसली ऐसे बना होगा। अच्छा, आप अलोंग दी एक्सिस तो आप दिखा ही रही है, तो साथ साथ परपेंडिकुलर जैसा कोई केस नहीं है, यहाँ पे प्लस ये माइनस, और यहाँ प्लस ये माइनस, ये माइनस और प्लस ऐसे होना चाहिए। तो अगर ये जब पास में अप्रोच करेगा तो ऐसे अप्रोच करा, ठीक है, तो इसके साथ ये जुड़ सकता है, ऐसे ऐसे जुड़ा, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा तो ऐसे जोड़ा जा सकता है ना। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे न्यूक्लियस और ये इस तरह से दिखा रहे हैं, तो ये प्लस प्लस फेज वाला है और यहाँ प्लस बना है, ये माइनस माइनस फेज है, तो ये ओवरलैपिंग होगा क्योंकि अलग अलग पोर्शन है। ठीक है, और यहाँ माइनस है, तो ये ओवरलैपिंग का केस आपको यहाँ पे दिखेगा, और किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी आपको पता है। लेकिन इसमें एक ही तरीका है ये, है ना, इसमें कहीं कोई दूसरे तरीके को आप नहीं दिखा देंगे, तो ये पीडी ओवरलैपिंग हो जाती है। इसका हमें जरूरत बहुत कम पड़ता है, अभी इस पे बात हम बहुत कम करेंगे, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि कैसे ओवरलैप कर रहा है। इसको आप क्या अलोंग द एक्सिस लेके कर सकते हैं? नहीं, ये ऐसे ही होगा, क्योंकि दूसरा अप्रोच करने पे यहाँ से ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेगा, तो इसके अप्रोच करने का तरीका ये। इसी तरह से डीडी ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें तो उसका तरीका क्या होगा, इसमें क्या है, जैसे मैं डी ऑर्बिटल एक ला रहा हूं ऐसे, ये प्लस माइनस और यहाँ प्लस ये माइनस, और दूसरा एक डी ऑर्बिटल भी आप ऐसे ले आए, तो इसमें माइनस ये प्लस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक, ये अपने से ये तो आपके पास, फिर ये प्लस कर दो, यहाँ भी प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, ताकि ओवरलैप हो पाए माइनस माइनस। ठीक है, तो ये सेम फेज में ऐसे ओवरलैप करेंगे, ऐसे ओवरलैप हो सकता है, तो जब ये पास में आएंगे तो इस तरह से ओवरलैपिंग यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये भी ओवरलैपिंग का केस है, और इसको आप डी ओवरलैपिंग का नाम दे देते हैं। अच्छा, पर्टिकुलर डी ओवरलैपिंग में जो बॉन्डिंग होता है उसका एक नया नाम भी हम लोग दे देते हैं, आपको लेना देना ज्यादा है नहीं, इसको हम लोग डेल्टा बॉन्ड बोल देते हैं। जैसे सिग्मा और पाई की बात हम लोगों ने पिछली क्लास पिछले ओवरलैपिंग में किया है, वैसे इसका नाम क्या होता है, डेल्टा बॉन्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेल्टा के फेज में होती है, तो हम इसका नाम डेल्टा भी बता सकते हैं। तो ये पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि किन्हीं भी दो ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग होने का क्या कॉन्सेप्ट है, ओवरलैपिंग हो सकता है या नहीं, और फिर जब ये पता चल जाए कि ओवरलैपिंग हो सकता है, तो फिर आपका दूसरा फेज ये है कि कौन सा ओवरलैपिंग होगा, कोएक्सियल होगा, कोलैटरल होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि पाई बॉन्ड बनेगा, ये सब चीजें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए।
मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको चीजें और एक्सप्लेन करता हूं। तो अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं इसी असाइनमेंट का, तो मैं पहले इसको रब कर देता हूं और फिर एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं कि क्या इसको हम लोग इससे क्या सीख पाए। हाँ, जैसा कि एक क्वेश्चन है कि हम ये मान रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है चलिए मैं इसको सीधे क्वेश्चन पे रिलेट कर रहा हूं। जो जेड एक्सिस आपने लिया है वो प्रिंसिपल है ना। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया है कि ओवरलैपिंग जो हो रही है उसको करेक्ट इनकरेक्ट बताने। तो पहला एक ऑप्शन लिखा है 2py प्लस 2py। तो इससे जो बना हुआ बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है। मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह से दूसरा एक केस है 3dxy पाई बॉन्ड। इसी तरह से एक और केस है, इसमें 2px प्लस 2px सिग्मा बॉन्ड दिखाया गया। तो इस सब में हमें रेडी रहना है, समझना है। और एक टर्म लिखा है 2s प्लस 2py, इट गिव्स पाई बॉन्ड। इसके अलावा 2pz सिग्मा बॉन्ड। और एक लास्ट है कि 3dxy एंड 3dxy पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अब मैं इसके डिटेल पे आता हूं कि ये है क्या। पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए क्या है। हमें ये पूछा जा रहा है, क्या मैं ये रिपीट कर चुका क्या? इसमें शायद ये रिपीट ही हो गया। हाँ, एक में डेल्टा फॉर्म दिखाया है, सॉरी ये वाला जो है वो डेल्टा दिखाया है। चलिए तो मैं एक एक करके इसको चेक करता हूँ इसका मतलब क्या है। मतलब ये बताया गया कि प्रिंसिपल एक्सिस जेड है और आपके पास 2p और py ऑर्बिटल है, दूसरा py है। तो अगर जेड एक्सिस है प्रिंसिपल तो ये कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के एक्स वाई जेड में। तो अगर आप py ऐसा बनाएंगे, दूसरा भी py ऐसा बनाएंगे, 2py ये भी 2py, तो अगर ये इस तरह से परपेंडिकुलर हो गए तो इनके ओवरलैपिंग से क्या बॉन्ड बनेगा? ऑब्वियसली पाई बॉन्ड। तो ये जो आप दिखा रहे हैं यानी प्रिंसिपल एक्सिस तो जेड था, तो आपके पास पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, पाई पीपी बन जाएगा। क्लियर बात? तो ये तो आपका करेक्ट सेंटेंस है कि 2py और 2py को अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस जेड लेकर ओवरलैप कराते हैं तो उससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ आ रहा होगा। मैं इस पे बाद में आता हूं, पहले जरा इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या है, अब 2px और 2px को मिला रहे हैं तो अभी भी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जेड। तो एक्स एक्सिस भी तो इसके परपेंडिकुलर ही होगी ना। तो ये px है, यहां भी px है, इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे कौन सा ओवरलैपिंग? यहाँ भी पाई बॉन्ड ही बनेगा। तो ये भी पाई बॉन्ड ही आप बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ भी पाई बॉन्ड 2px और 2px में बन जाएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये भी सही है। अब बात जरा हम लोग कर लेते हैं 2s और 2py की। तो s तो ऑर्बिटल ऐसे ही रहेगा और py वाला ऐसा परपेंडिकुलर। तो क्या इसके बीच ओवरलैपिंग होगी? इसमें तो ओवरलैपिंग ही नहीं होती है, तो गलत है बिल्कुल।
अच्छा, अगर मैं 2 मिनट इसी में और एक बात समझो, अगर मैं 2s और 2pz लिख देता तो क्या होता? तो देखो यार, 2s अगर लिखा होता ऐसे, तो 2z तो प्रिंसिपल एक्सिस होती ना, मेन एक्सिस है, तो इसमें आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन जाता। ये बात ध्यान रखिए। अगर मैं इन दोनों को लेकर बात करता तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बहुत आसानी से दिखा सकते हैं आप, ठीक। तो मैंने एक एक्स्ट्रा बात आपको समझा दी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब मैं जरा इस पे आ रहा हूँ, 2pz और 2pz, तो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस है, तो दोनों में अलोंग दी एक्सिस जाएगा ऐसे, ये 2pz, यहाँ भी 2pz, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या सिग्मा दे रखा है? हाँ, ये से, तो ये भी एक करेक्ट बात है, हालांकि ये इनकरेक्ट था। तो ये बातें पूरी आपको समझ में आ रही है कि कैसे कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इसको पहले आप एक बार अच्छे से नोट भी करिए, देखिए, और जहां पे आपको जो डाउट आएगा वो मुझे बताइए। पहले इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देख चुके। अब मैं जरा डी वाले पे भी बात कर लेता हूं। तो इधर तो आपने सब समझ लिया होगा। अच्छा, डी वाले में भी जो लास्ट वाला केस है, डी ऑर्बिटल में बॉन्ड कौन सा बनाते हैं आप? डेल्टा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो डी एक्स वाई जो है वो तो बिटवीन द एक्सिस बनता है। तो अगर आप ऐसे डी एक्स वाई बना रहे हैं, दूसरा भी ऐसे एक्स वाई बना रहे हैं, तो इसमें पाई का कोई तो मतलब है ही नहीं। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये डेल्टा बॉन्ड बनता है। तो इनमें से ये इनकरेक्ट होगा, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इनकरेक्ट बताने थे, कौन कौन सा इनकरेक्ट है? एक ये इनकरेक्ट है, दूसरा ये भी इनकरेक्ट है, और साथ साथ हाँ, दो ही बनने मेरे ख्याल से। तो ये एक टर्म है, यहाँ पे ये भी एक इनकरेक्ट था, दूसरा ये इनकरेक्ट। तो इस तरह से आप इनकरेक्ट करेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक और इसी तरह का क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको। तो यहाँ पे एक तो ये बात बताई गई आपको, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक बता दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड आपको बताना है इनमें से किस में बनेगा। तो आपको ये पता है पी एक्स और पी एक्स, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है। तो इन दोनों को जोड़ने से क्या बनता है? अगर एक्स और एक्स है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये बात पता है। तो डी एक्स वाई और एक्स वाई से बनेगा नहीं। तो ये चीजें तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, तो कोई खास क्वेश्चन नहीं था, इसको रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब मैं इसके एक और बेसिक पॉइंट पे बात कर लूं, तो ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको एक एक करके थ्योरी जो क्वेश्चन है वो डिटेल से करने हैं और समझना ज्यादा है, बिकॉज कोई न्यूमेरिकल सेगमेंट नहीं है कि बहुत ज्यादा आप सॉल्विंग करें, तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। अब जरा मैं बात करूंगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की। तो आपसे एक बात बताई गई
कि पाई बॉन्ड वीकर होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो ऐसा क्यों होता है एज कंपेयर टू सिग्मा? तो आप इसको ऐसे भी समझ ले, जैसे मैंने p ऑर्बिटल बनाया, तो p ऑर्बिटल को ओवरलैप कराया और इनके ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बना वो ऐसे बना, और जब आप इनका पाई बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड बना, और जब आप इनका पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो ऑर्बिटल कुछ इस तरह के हैं और इनको आप ऐड करके कुछ इस तरह से बना देते हैं। तो दोनों में स्ट्रॉन्गर क्यों है ये, और ये पाई बॉन्ड बन गया। तो आप सिंपल सा रीजन क्या देंगे, ड्यू टू इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन। आप अगर इन दोनों में देखो तो इनके न्यूक्लियस यहां और यहां है, मतलब डिस्टेंस में ज्यादा है, और यहां क्या है, बहुत पास में। तो इन दोनों में इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जब ये रिपल्शन मैक्सिमम होगा तो ये क्या होगा, वीकर बॉन्ड होगा और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तो ये एग्जैक्ट रीजन आपको आना चाहिए। हाँ, एक रीजन और भी स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाता है। दरअसल ओवरलैपिंग के ही कॉन्सेप्ट में एक बात और बताई जाती है कि दो ऑर्बिटल का जितना कवर एरिया होता है, जितने ज्यादा क्लोजेस्ट अप्रोच से जितना ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया होता है, वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर माना जाता है। लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन हम ओवरलैपिंग एरिया कैलकुलेट करने जैसा कोई मेथड है नहीं हमारे पास। हम छोटा ऑर्बिटल बना देंगे तो आपको छोटा लगेगा, बड़ा बना देंगे तो बड़ा लगने लगेगा। तो वो एग्जैक्ट तरीका नहीं है, ये बात सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ओवरलैपिंग एक्सटेंट अगर ज्यादा है, ओवरलैपिंग का तरीका ज्यादा है, ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है, तो बॉन्ड ऑब्वियस बात है वो स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन होगा वो सिंपली आपको न्यूक्लियस के रिपल्सन से ही एक्सप्लेन करना होगा। बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट इसका आंसर हो सकता है। तो ड्यू टू इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन पाई बॉन्ड इज वीकर देन एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो ये बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो एक तो ये बात है। तो आज हम लोग ओवरलैपिंग के पार्ट में थे, ओवरलैपिंग से रिलेटेड बातों को हम लोग कर रहे थे। मैं कुछ बातें दोबारा से फिर पूरी बात समझा देता हूँ और फिर आप उसको अच्छे से आज पढ़ेंगे। तो ओवरलैपिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे पहला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। हम पढ़ क्या रहे थे कि दो एटम के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसका अपना रीजन क्या है, उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बोलना ये है कि किन्हीं भी दो एटम के बीच अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब उन एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की जहां तक आप बात करते हैं तो उसकी दो तीन कंडीशन है। क्या कंडीशन है, वही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है। तो पहली कंडीशन तो ये कि ऑर्बिटल वही ओवरलैप करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, यानी जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसको जरूरत ही नहीं होगी ओवरलैप करने की। तो और आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये भी नहीं कि पहले से अगर पेयर्ड होगा तो 3 नहीं आ जाएंगे, है ना। तो एक तो ये रूल। दूसरा रूल ये बताया गया कि ओवरलैपिंग से पहले इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं उनका स्पिन सेम अपोजिट हो सकता है, लेकिन आफ्टर ओवरलैपिंग दोनों का स्पिन अपोजिट ही होना चाहिए, एक प्लस हाफ तो दूसरे पे माइनस हाफ। ठीक है। और तीसरी बात ये भी बताई जाती है कि जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग का एरिया जितना ज्यादा होगा, वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर माना जाएगा। ठीक है। तो इन तीनों बातों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही समझा गया है। अब मैं डिफरेंट टाइप की ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। ओवरलैपिंग कैसे हो सकता है, तो पहले जो ओवरलैपिंग का टाइप था वो केवल ऑर्बिटल अलग अलग अगर आप जोड़ देंगे तो अलग अलग टाइप का ओवरलैपिंग होगा, जैसे एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, पीडी ओवरलैपिंग, डीडी ओवरलैपिंग। ऐसे बहुत सारे ऑर्बिटल्स को आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो टाइप बहुत स्पेसिफिक नहीं है। इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो है उनके अप्रोच करने के तरीके पे, और वो दो टाइप का होता है, एक कोएक्सियल और दूसरा कोलैटरल। कोएक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ कि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर ऑर्बिटल अप्रोच करते हैं तो वो ओवरलैपिंग होगा कोएक्सियल,
और अगर ऑर्बिटल के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल पैरेलल होकर अप्रोच करते हैं तो वो कोलैटरल होगा। सिंपल सी बात है। और उसके बेसिस पे आपने ये डिफरेंट टाइप की जो ओवरलैपिंग थी उसमें ये देखा कि कौन सा बॉन्ड सिग्मा बन सकता है, कहाँ पे पाई बन सकता है, कौन ओवरलैपिंग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। उसके पीछे मैंने फेजेस के बारे में भी बताया। तो पूरी चीज को आप एक बार अच्छे से और पढ़ेंगे ओवरलैपिंग के बारे में, और बहुत रुक के पढ़िएगा, बहुत जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। मैं भी बहुत स्टेप वाइज आपको ले चला हूँ, तो आपको बहुत तेजी से मूव नहीं करना है। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हुए अपने डाउट को बहुत इंपॉर्टेंट शार्प करिए। जिस समय डाउट पे हम लोग आते हैं तो वो बहुत शार्प होना चाहिए, उस पर बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होने चाहिए आपके, ठीक है। तो आज फिलहाल हम लोग इसको यहाँ पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास एक इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि इसका यूज क्या होगा, किस तरह से मॉलिक्यूल्स के अंदर इसका यूज होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।